हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। गाइस, आज की क्लास बेहद खास होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सिलेबस में पेपर 1 और पेपर 2 में जितने भी महत्वपूर्ण संगठन, आयोग और समितियां हैं, उन सभी का स्थापना वर्ष आज की क्लास में हम याद करने वाले हैं और साथ ही साथ उनके बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है वो भी साथ साथ हम जानते हुए चलेंगे। ठीक है। सो गाइज, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। ठीक है, अपने सभी दोस्तों में इसको फैलाइए। और हाँ, आज हम कोई भी ऐसा संगठन समिति नहीं छोड़ेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया हो और हम उसको ना करवाए। ठीक है, तो एक पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट होगी जिनको हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हुए और याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कुछ चीजें ट्रिक से करने की। ऑलराइट, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ट्रिक से कराने की, तो कुछ ही समितियां ऐसी है जिनके हम ट्रिक बना पाए, तो वो भी आपके साथ में डिस्कस करेंगे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। आ जाइए सभी लोग, कॉपी पेन लेकर के आप लोग बैठिए क्योंकि आपको एक एक समिति अपने हाथों से नोट करनी है। क्यों नोट करनी है? मैं चाहूं तो इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूं, लेकिन इसलिए नोट करनी है क्योंकि इनको याद रखना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। तो जब तक आप अपने हाथ नहीं चलाएंगे, पेन से उसको नहीं लिखेंगे, तो आपके भूलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसीलिए मैं चाहती हूं कि आप साथ साथ एक एक को नोट करते हुए चले। और हमने इनको याद रखने के लिए एक चीज और अपनाई है, वो यह है कि जितने भी ये संगठन और समितियां हैं, हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है कि सबसे पहले जिस वर्ष में जो वर्क हुआ वो सबसे पहले हम जानेंगे, फिर उसके बाद ऐसे बढ़ते क्रम में हम इनको जानते हुए चलेंगे जिससे याद रखने में आसानी होगी। ऑलराइट गाइस, चलिए फिर शुरुआत करें और सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर मैकाले का विवरण पत्र। ठीक है, मैकाले का विवरण पत्र किस सन में आया? अगर आपसे ये पूछा जाए, यहाँ आपसे वेरी शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, ये आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आपको 3-4 ईयर्स देगा और पूछेगा कि इनमें से मैकाले का विवरण पत्र किस सन में आया था। ठीक है, तो वहां पहचानने में बड़ी ही मुश्किल हो जाती है। तो फिर क्या ऐसा किया जाए जिससे इसको हम याद रख पाए, वही चीजें हम जानेंगे आज की क्लास में। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको नॉर्मली बता देती हूँ कि मैकाले का विवरण पत्र 1835 में आया। ठीक है, 1835 ईस्वी में मैकाले का विवरण पत्र आया। तो अब इसको याद कैसे रखें? इसको याद रखने की थोड़ी फनी सी ट्रिक है। ठीक है, थोड़ा सा आप समझिएगा, सीरियस होके समझिएगा। फनी जरूर है लेकिन याद रखने के लिए कुछ भी हमें बनाना पड़े तो करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में जरूरी है और पूछा भी जाता है क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग भी है। तो कैसे याद रखें, क्योंकि काफी सारे ईयर्स आपको ऐसे ही याद रखने पड़ेंगे और कुछ है जिनकी ट्रिक बनाई गई है, उनको आप ट्रिक से कर लेंगे। ओके, तो हम इसे कैसे करें? जैसे ये लिखा है मैकाले, तो इसको नाम ना समझ करके आप इसको, अगर इसको उच्चारण करते हैं, बोलिए मैकाले, यानी मैं काला, मैं काला। अब इसको एक सेंटेंस में आपको बताती हूं कि जब 35 वर्ष से अधिक उम्र होने लगती है तो रंग कैसा पड़ने लगता है? थोड़ा सांवला पड़ने लगता है, काला पड़ने लगता है। इसको कोई भी स्टूडेंट अपने ऊपर नहीं लेगा क्योंकि ये सिर्फ रिलेट करवाने के लिए, याद करने के लिए है। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो कोई बात नहीं है, आप सिंपली याद रख सकते हैं, लेकिन रिलेट करवाने के लिए कुछ चाहिए था और कुछ नहीं बन रहा था, तो इसी तरीके से हमने आपको रिलेट करवाने के लिए बताया। आपको ये याद हो जाएगा डेफिनेटली, आप मेरी बात पर यकीन मानिए। तो मैंने क्या कहा कि 35 वर्ष से जब उम्र ज्यादा होने लगती है तो रंग कैसा पड़ने लगता है? काला पड़ने लगता है। ठीक है, तो आपको याद आया, जहां आपने मैकाले लिखा देखा तो आपको याद आ गया कि 35 वर्ष से ऊपर होते ही तो क्या हो जाता है? मैं काला हो जाता हूं। ठीक है, तो 1835 ईस्वी में मैकाले का विवरण पत्र आया। याद हो गया? थम्स अप कर दीजिएगा अगर याद हो गया है तो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला हम बात करेंगे ऑकलैंड की शिक्षा नीति। ठीक है, ऑकलैंड की शिक्षा नीति किस सन में आई, ये भी पूछा जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस शिक्षा नीति में ऐसा क्या था।
जो ये महत्वपूर्ण थी। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हुए चलेंगे हर एक चीज़ का। इसमें दोस्तों बात की गई थी, इन्होंने एक तो जो ग्रांड ट्रैंक रोड है, जीटी रोड, उसकी मरम्मत करवाई थी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस शिक्षा नीति की अगर बात करें, शिक्षा नीति में एक महत्वपूर्ण बात यहाँ क्या हुई कि इस शिक्षा नीति में कहा गया कि जो भारतीय लोग हैं वो विदेश में जाकर अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। ये अनुमति पहली बार किसके विवरण पत्र में दी गई या किसकी शिक्षा नीति में दी गई? वो दी गई ऑकलैंड की। ठीक है, कि कैसी कि विदेश जाकर के डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकते हैं भारतीय नागरिक। ठीक है, विदेश जाकर डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको समझना है, ये लिखना नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है। तो कब आई ये वाली शिक्षा नीति, ऑकलैंड की शिक्षा नीति? ये आई दोस्तों 1839 में। ठीक है, 1839 में। 1839 में क्या आई? ऑकलैंड की शिक्षा नीति आई 1839 में। अब आप देखेंगे हम सभी के सभी ईयर्स असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखते हुए चलेंगे, आप इनको ऐसे ही याद रखिएगा। और एक बहुत अच्छा सा टिप आपके लिए ये है कि अभी आपके एग्जाम में 10 से 12 दिन है, तो आप क्या करेंगे कि इनका एक ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, और 5-5 करके आपने एक दिन में याद करने हैं। आज आप बैठकर इनमें से 5 याद करेंगे, बाकी की टेंशन आपको अभी नहीं लेनी, इतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो आप इनमें से बैठ करके 5 याद करेंगे और बाकी अभी छोड़ेंगे। नेक्स्ट डे आप क्या करेंगे? नेक्स्ट डे इन 5 को रिवाइज करेंगे और आगे के 5 करेंगे, तो आपके 3 या 4 दिन में सारे ही फिनिश हो जाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपको याद भी हो जाएंगे। ठीक है, और फिर इनको एक बार अगर घर में किसी मेंबर के साथ डिस्कस कर लेंगे तो फिर तो सोने पे सुहागा, फिर तो आप ऐसा इनको भूलना भूल जाएंगे। ठीक है, फिर आप नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है। बस जो टिप्स मैं आपको दे रही हूँ याद रखने के लिए, उनको आपको करना है। आपको किसी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी भी बर्डन को लेने की जरूरत नहीं है कि ये आपको कैसे याद हो। मैं जानती हूँ इनमें कंफ्यूजन होता है, लेकिन उसका तोड़ यही है कि आप 5-5 करके याद रखिए और अगले दिन उनको रिवाइज करते रहिए। बस इतना करना है आपको मेरे कहने से। आगे हम देखेंगे तीसरा पॉइंट क्या है, वुड का घोषणा पत्र। वुड का घोषणा पत्र किस सन में आया? तो ये आया 1854 में। ठीक है, हमने लिख लिया 1854 में आया क्या? वुड का घोषणा पत्र। याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है इसकी, क्या है? हमने कहा वुड का घोषणा पत्र कि भाई वुड ने घोषणा पत्र जारी कर दिया, उसमें तो पर लेकिन 5-4 बातें ही लिखी थी, ज्यादा कुछ नहीं था, बस 5-4 बातें कही गई थी उसमें। ठीक है, 5-4 बातें कही गई थी वुड के घोषणा पत्र में। तो 1854 याद हो गया। 1854 में वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ। इसके बारे में थोड़ा सा और जानना चाहेंगे तो ये जरूर जान लीजिए कि इस घोषणा पत्र में 102 अनुच्छेद थे। ठीक है, इस घोषणा पत्र में क्या थे? 102 अनुच्छेद थे। ये आपको यहाँ जान लेना चाहिए क्योंकि ये पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, 102 अनुच्छेद का जिक्र इसमें किया गया था। 5-4 बातों में 102 अनुच्छेद इन्होंने बोल दिए थे। वुड का घोषणा पत्र याद हो गया? इतना हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? नंबर 4, हंटर आयोग। हंटर आयोग की स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है दोस्तों 3 फरवरी। ठीक है, 3 फरवरी 1882 में। 3 फरवरी 1882 में होती है हंटर आयोग की स्थापना। ठीक है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। 3 फरवरी 1882 में हंटर आयोग की स्थापना होती है, या हंटर कमीशन भी कह सकते हैं आयोग को। ठीक है, हंटर कमीशन की स्थापना होती है। तो इसमें दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसने करवाई स्थापना, ये प्रश्न बन जाता है, तो ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसकी स्थापना करवाई थी लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपके लिए नोट कर देती हूँ लॉर्ड रिपन। आप इसको चाहे तो इसको इसके साथ जरूर लिखिएगा। लॉर्ड रिपन ने स्थापना करवाई 1882 में हंटर आयोग की। लेकिन अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष यहाँ पर हो जाते हैं विल्सन। अध्यक्षता किसने की थी इस आयोग की? तो यह करी थी विल्सन हंटर ने। ठीक है, विल्सन हंटर ने। ये
इन्हीं के नाम पर इसका नाम हंटर आयोग रखा गया। ठीक है, विल्सन हंटर के नाम पर ही तो इसका आयोग का नाम हंटर कमीशन रखा गया था और अध्यक्षता भी इन्होंने की थी। लेकिन अगर स्थापना की बात पूछ ली जाए तो लॉर्ड रिपन ने स्थापना करवाई थी। अब क्लियर हो गई इतनी बातें। चलिए अगले आयोग या योजना समिति जो भी कुछ है उस पर बढ़ते हैं। जितने भी आपके सिलेबस में सन है मैं सबको उठा लाई हूँ। ठीक है, आपको कहीं ढूंढने की, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इनको ध्यान से आपको समझना है बस। क्या है अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा योजना? ठीक है, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा योजना की शुरुआत कब की गई? कि भाई अनिवार्य कर दी गई प्राथमिक शिक्षा को, इसकी योजना कब की गई? तो ये की गई 1892 में। ठीक है, 1892 में। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से बन जाता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगी। वो ये है कि जब 1892 में इसको शुरुआत किया गया, इस योजना को लागू किया गया, प्राथमिक शिक्षा योजना को, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा योजना को लागू किया गया, तो केवल 9 गाँव में किया गया। वो क्यों? क्योंकि ट्रायल थी। ठीक है, एक साथ हर जगह तो लागू नहीं कर सकते, लेकिन 9 ग्राम में या 9 ग्रामों में या 9 गांवों में इसकी शुरुआत की गई। मतलब इसको ट्रायल के रूप में करके देखा गया, लेकिन पता चला कि इसमें सफल हुए, तो फिर इन्होंने 1906 में क्या कर दिया? पूरे राज्य में इसको लागू कर दिया। ठीक है, पूरे राज्य में कब हुई? 1906 में हुई। तो इसलिए ये दोनों ईयर्स आपको याद रखने ज़रूरी होंगे। 1892 में तो 9 गाँव में, और अगर बात करें 1906 में तो पूरे राज्य में इसको लागू कर दिया गया। अब आ जाइए अगला जो सम्मेलन है, अगला हम सम्मेलन की बात करेंगे किसकी? शिमला शिक्षा सम्मेलन। शिमला शिक्षा सम्मेलन जो है इसकी शुरुआत हुई 1901 में। ठीक है, 1901 में किया गया शिमला शिक्षा सम्मेलन, 1901 में किया गया। आई होप आपको बहुत हेल्प आज की क्लास से मिलने वाली है। तो शिमला शिक्षा सम्मेलन की शुरुआत कब होती है? 1901 में। अब आगे बात करें, 7वां पॉइंट आपका है कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ या स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना होती है 1902 में। ठीक है, अब आप ये देखिए कि मुझे एक बार लिखते ही, मैंने आपके लिए जब ये नोट्स बनाए, मुझे एक बार लिखते ही याद हो सकता है, तो आपको क्यों नहीं? बिल्कुल होगा। ठीक है, बस आप मेरी बताई हुई ट्रिक को एक बार फॉलो करिए। तो क्या है? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना होती है 1902 में, लेकिन 2 वर्ष बाद ही क्या होती है? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बन जाता है। ठीक है, ये तो आयोग की स्थापना हुई थी, लेकिन 2 वर्ष बाद यानी 1904 में क्या किया गया? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम की शुरुआत 1904 में कर दी गई। ऑलराइट, चलिए अब अगले पॉइंट पर हम बढ़ेंगे। यहाँ नंबर 9, सरकारी प्रस्ताव। बहुत महत्वपूर्ण है सरकारी प्रस्ताव। शुरुआत कब हुई, किसने की, क्यों की, सब जानेंगे। ठीक है, इसके बारे में सब जानेंगे, क्योंकि मस्ट आप कह सकते हैं, इस पे स्टार लगाइए, पूछा भी गया है आपके एग्जाम में सरकारी प्रस्ताव के बारे में। तो इसकी सरकारी प्रस्ताव पेश किया गया था 1904 में। जब ये अधिनियम आया, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, तभी सरकारी प्रस्ताव आया 1904। सरकारी प्रस्ताव का जो ये क्वेश्चन बनता है, ये दूसरी तरीके से भी आपसे एक तरह से और पूछा जाता है। वो कैसे? इसको हम दोस्तों एक नाम से और जानते हैं, वो क्या है? लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति। ठीक है, लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति। लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति या सरकारी प्रस्ताव आप इसको कह लीजिए, या ये दोनों सेम है। ठीक है, लॉर्ड कर्जन की जो शिक्षा नीति थी वो लॉर्ड कर्जन ने सरकारी प्रस्ताव के नाम से प्रस्तुत की थी 1904 में। अब आपको एक चीज और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि इसका उद्देश्य क्या था। इसको सबके सामने लाने का, इस नीति को बनाने का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यह था कि जो प्राथमिक शिक्षा है उस पर अधिक ध्यान दिया जाए। ठीक है, कि भाई प्राथमिक शिक्षा जो होती है, प्राथमिक शिक्षा जो होती है उस पर अधिक ध्यान दिया जाए। ठीक है, अधिक ध्यान से मतलब, अधिक ध्यान से क्या मतलब यहाँ पर होगा
कि भाई क्या होता है कि अंग्रेजी शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा की बिल्कुल मनाही यहाँ पर कर दी गई कि अंग्रेजी में या किसी भी अदर लैंग्वेज में प्राथमिक शिक्षा नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो भारत की स्थानीय भाषाएं है या मातृभाषा है उसी में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बात इसके अंदर यहाँ पर लॉर्ड कर्जन जी ने बताई अपनी शिक्षा नीति में, जिसको 1904 में प्रस्तुत किया गया सरकारी प्रस्ताव के रूप में। अब आप लोगों को इतना क्लियर हो जाता है तो हम अगले पॉइंट पर बढ़ेंगे। नंबर 10 क्या है? सर्जेंट योजना। इसमें क्या होता है और कब इसकी स्थापना हुई सर्जेंट योजना की? ठीक है, अब इसको याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक भी है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई। ठीक है, किस वर्ष में इसकी स्थापना की गई सर्जेंट योजना की? तो 1944 में इसकी स्थापना की गई। स्थापना क्यों की गई? क्योंकि इसका उद्देश्य था अधिक से अधिक जो नर्सरी के विद्यालय थे, नर्सरी के स्कूल थे, उनको खुलवाना सबसे बड़ा इसका उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य था सर्जेंट योजना का। ठीक है, अब सर्जेंट लिखा है तो आप इसको थोड़ा सा बदलिए और सर्जेंट को बनाइए अर्जेंट। ठीक है, अगर आपको कोई अर्जेंटली योजना बनानी है, अर्जेंट योजना बनानी है, तो फिर आप क्या करेंगे? जो आपके महत्वपूर्ण लोग होंगे, जिनके संपर्क में आप ज़्यादा होंगे, आप अपनी उस योजना को, अर्जेंट योजना को बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोग बुलाएंगे। ठीक है, 4 लोगों को बुलाएंगे जो आपके फ्रेंड सर्कल में आपके सबसे नज़दीक होंगे। यदि आप कोई अर्जेंट योजना बनाना चाहते हैं तो आप उन 4 लोगों को बुलाएंगे जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो 1944 या 1944 में सर्जेंट योजना की शुरुआत की गई। क्यों की गई? नर्सरी स्कूलों की स्थापना करने के लिए। क्लियर हो गया आपको ये? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 11, इस पर हम जानेंगे, क्या जानेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आई। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आती है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में आई और 1956 तक चली। ठीक है, 5 वर्ष तक, 51 में आकर के 56 तक चली। ठीक है, कौन सी योजना? प्रथम पंचवर्षीय योजना। क्योंकि पहली योजना है इसलिए महत्वपूर्ण है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, पहली याद हो जाए और दूसरी जरूरी है। दूसरी क्यों? अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना नंबर 12। पहले आपको पता चल गई 1951 में आई, 56 तक चली प्रथम पंचवर्षीय योजना, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना आई जब ये खत्म हो गई पहली, 1956 में आई, और 5 वर्ष मिला लो आगे, कितने हो जाते हैं? 61। ठीक है, तो 1961 तक चली, 56 में आई और 61 तक चली। तो ये कौन सी थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसके खत्म होने के बाद यहाँ से यहाँ तक चलती है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसको जानना क्यों जरूरी था? वो इसलिए क्योंकि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना आई, इसके तहत ही अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा परिषद की स्थापना करने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, यहाँ बात की गई थी इसी योजना के अंतर्गत, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद का गठन करने के लिए इसकी बात किसने की थी, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान इसके ऊपर निर्णय लिया गया था। लेकिन जब बात करें इसका गठन कब हुआ, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही फैसले लिया जाता है अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद का गठन करने का। कब? 1957 में। ठीक है, 1957 में यहाँ यानी 1 साल बाद ही तुरंत इसमें फैसला लिया गया कि अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद नाम से भी एक परिषद होनी चाहिए, और 1957 में इसका गठन भी कर दिया। तो ये इतना आपको समझ में आ गया, आपने नोट करना है। तो मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद कुछ और बचते हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे, और आपको अलग से इनको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक ही जगह पर सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, बस आपको एग्जाम से पहले भी एक बार इसका रिवीजन कर लेना है, बाकी आपको कोई इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, आपकी अब लगातार मैराथन क्लासेस आने वाली है, मैथ्स की क्लास बिल्कुल आपके लिए तैयार है मैम पढ़ाने के लिए।
पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है, तो मैथ्स की भी और बाकी सभी क्लासेस बहुत जल्दी जल्दी अब होगी। आपको टाइम से अपनी क्लास लेनी है, कोई भी क्लास पेंडिंग नहीं रखनी है, साथ के साथ क्लास लेनी है। टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन इसलिए हो जाइए क्योंकि यूट्यूब से कई बार नोटिफिकेशन नहीं जाती है क्लासेस की, तो मैं डायरेक्टली आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, ठीक है। तो वहाँ ज़रूर रहिए आप, क्योंकि यूट्यूब पर कई बार नोटिफिकेशंस नहीं जाती है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर इसको रफ करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पहला क्या था, मैकाले का विवरण पत्र, तो 1835 में आया। मैकाले यानी 35 वर्ष की उम्र में क्या होने लगता है, इंसान काला पड़ने लगता है, ठीक है। तो मैकाले का विवरण पत्र 1835 में। ओकलैंड की शिक्षा नीति आई 1839 में, ठीक है, 1839 में। इसमें बात की गई थी विदेश जाकर डॉक्टरी की पढ़ाई अपनी पूरी कर लो। वुड का घोषणा पत्र आया 1854 में, इसमें 102 अनुच्छेद की बात की गई थी। हंटर आयोग की स्थापना करी लॉर्ड रिपन ने, अध्यक्ष थे खुद विलियम हंटर जी। और 3 फरवरी 1882 में जो है इसकी स्थापना होती है हंटर आयोग की। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा योजना 1892 में आई, जिसमें शुरुआत में जब 1892 में इसको शुरू किया गया तो 9 गांव में किया गया, लेकिन 1906 में जाके जब ये परीक्षण सफल रहा तो इसको 1906 में पूरे राज्य में लागू कर दिया गया। शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 में, और भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना होती है 1902 में, लेकिन भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया जाता है 2 साल बाद यानी 1904 में। सरकारी प्रस्ताव कब प्रकाशित होता है, तो 1904 में प्रकाशित होता है। लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया जाता है, इसको लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति के नाम से भी हम जानते हैं। इसका उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा पर अधिक ध्यान देना। और सर्जेंट योजना की शुरुआत कब की गई, अर्जेंट योजना की, तो 1944 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चलती है, ठीक है, 1951 से 1956 तक चलती है। दूसरी 56 से 1961 तक चलती है। 5 वर्षीय योजना है, तो यानी 5 वर्ष का डिफरेंस होना चाहिए दोनों के बीच में। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद का भी गठन होता है 1957 में। आई होप आपको इतना तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, फिर इसको रफ कर देती हूँ। ऑलराइट, तो आप सभी ने इनको नोट कर लिया होगा अपनी अपनी नोटबुक में। अब हम बात करेंगे आगे के जो कुछ महत्वपूर्ण बचते हैं उन सभी को यहीं पर फिनिश अप कर देंगे, ठीक है। अगला नंबर आता है नंबर 13, बेसिक शिक्षा या वृद्धा योजना, ठीक है। बेसिक शिक्षा या फिर वृद्धा योजना दोनों एक ही है, नाम अलग अलग है। जब मैंने आपको बेसिक शिक्षा के बारे में पूरी एक डिटेल्ड क्लास ली थी तब मैंने आपको बताया था कि इसको हम और किस किस नाम से जानते हैं। एग्जाम में नाम बदल बदल के आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन सेम होता है, बस यहाँ पर इस योजना का नाम बदल दिया जाता है और वहाँ पर उसको फिर कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ये सब किया जाता है। तो बेसिक शिक्षा या वृद्धा योजना की शुरुआत हुई 1937 में। 1937 में इसकी शुरुआत की गई। किसकी अध्यक्षता में हुई, तो महात्मा गांधी जी की, ठीक है, महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में इसकी शुरुआत हुई। क्या हुआ था इस शिक्षा योजना में, जब मैंने आपसे बात की थी वृद्धा शिक्षा योजना के बारे में मैंने आपको बताया था, तो मैंने ये भी बताया था कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों ये था कि जो हमारे विद्यार्थी होते हैं उनको प्राथमिक स्तर पर ही इस तरह की गतिविधियों में, हस्तकलाओं में या हस्तशिल्प में उनको लगा देना, ताकि वे आगे चलकर अपने भविष्य में अपना भी कोई काम शुरू कर पाए, जैसे कढ़ाई, बुनाई और खेती। इन सभी कामों में उनको परफेक्ट बना दिया जाता था उनकी रुचि के अनुसार, ठीक है। तो ये किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई, महात्मा गांधी जी के द्वारा। नंबर 14, ब्लैक बोर्ड योजना। ब्लैक बोर्ड योजना के बारे में भी मैं आपकी डिटेल्ड क्लास ले चुकी हूँ, लेकिन जब यहाँ हम सबकी बात कर रहे हैं तो इसकी भी बात करेंगे। दोस्तों इसकी शुरुआत हुई, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी इसको बोलते हैं, 1967 और 68 में, ठीक है, 1967-68, 1967-68, ओके। तो अगर आपके एग्जाम में 68 ना दे करके 1967 दे दिया जाए तो आप इसको सही करके आएंगे, ठीक है। और अगर दोनों इस तरीके से 7 देकर पूछे जाए तो ऐसे भी आपको सही करना है। लेकिन अगर पूछा जाए कि ब्लैक बोर्ड योजना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब की गई, तो 1967 में,
ओके, समझ में आ गई बात। अब इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई तो हम आगे बढ़े। मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब की गई? इसमें क्या था, यानी मिड डे मील, जो दोपहर के समय का भोजन बच्चों को दिया जाता है, तो उसकी शुरुआत कब हुई दोस्तों? इसकी शुरुआत की गई थी 15 अगस्त 1995 में, ठीक है, 1995, 15 अगस्त 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी। मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में की गई थी। अगला है कोठारी आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। कोठारी आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1964 में, 1964 में कोठारी आयोग का गठन किया गया, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में? तो प्रोफेसर DS कोठारी की, ठीक है, प्रोफेसर DS कोठारी के नाम पर ही इसका नाम पड़ा था, ठीक है, कोठारी। क्लियर हो गया आपको? और अगर दोस्तों बात की जाए तो इस सन में तो इसका गठन किया गया 1964 में, लेकिन इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत जो की थी, वो की थी 1966 में, ठीक है। रिपोर्ट प्रस्तुत की 2 साल बाद 1966 में। गठन कब हो गया था? 1964 में, और रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1966 में। किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? प्रोफेसर DS कोठारी जी की अध्यक्षता में। अब इतना क्लियर हो जाता है, चलिए अगले पॉइंट पर बढ़े। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो 1986 आई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसको मैंने इसलिए बताया है क्योंकि इससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। वो क्या है? राममूर्ति समीक्षा समिति, जनार्दन रेड्डी समिति, ये इसी से संबंधित है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में बहुत ही बढ़िया और महत्वपूर्ण क्लास मैंने आपकी ले रखी है। यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में आते ही आते हैं, ठीक है। तो जब ये नीति आई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, तो इसमें खामियां कुछ रह गई थी। उनकी समीक्षा करने के लिए 2 समितियां बनाई गई। कौन कौन सी? एक तो राममूर्ति समीक्षा समिति, कब बनी? ये 1990 में बनी। और दूसरी कौन थी? जनार्दन रेड्डी समिति, ये 1992 में इसका निर्माण हुआ, ठीक है। जो राममूर्ति समीक्षा समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? राममूर्ति, ठीक है, इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा था, ठीक है, राममूर्ति। और जनार्दन रेड्डी समिति के कौन थे? तो वे थे जनार्दन रेड्डी ही इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया था। जनार्दन रेड्डी समिति कब बनी? तो 1992 में जनार्दन रेड्डी समिति बनी, इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा। अब अगला है नंबर 20, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यानी जो ये शिक्षा नीति आई थी 1986, जब इन समितियों ने बताया कि इसमें क्या क्या खामियां हैं तो उसको संशोधन किया गया, उस पर सुधार किया गया। तो कब संशोधन किया गया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आप क्या बताएंगे? 1992 में, ठीक है। ये बात यहाँ पर वही बोली गई है कि संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई? 1992 में आई। संशोधन करके क्या किया गया? इसमें 2 साल की जो स्कूली शिक्षा है, यानी +2 12वीं को भी किसके अंतर्गत रखा गया? स्कूली शिक्षा के अंतर्गत रखा गया। पहले नहीं होती थी, लेकिन इस जो संशोधन हुआ राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1992 में, तो इसमें क्या बात की गई कि जो +2 की क्लासेस होती है, 11वीं 12वीं, इनको भी स्कूली शिक्षा में ऐड कर लिया जाए, ठीक है। इतनी बात आपको यहाँ पर समझ आ गई होगी। तो आगे बढ़ेंगे। 21वां यशपाल समिति। यशपाल समिति का गठन होता है 1992 में ही, ठीक है। यशपाल समिति कब बनी? 1992 में ही। अध्यक्ष पूछ लिए जाए तो अध्यक्ष कौन थे? इनके अध्यक्ष का नाम भी यशपाल जी ही था, यशपाल, ठीक है। क्यों बनाई गई ये समिति? क्या उद्देश्य था इस समिति का बनने के पीछे? तो इस समिति का उद्देश्य ये था कि जो स्कूली बैग होता है बच्चों का, उसका वजन कम से कम किया जाए, बस्ते का बोझ कम करना ही इस समिति का उद्देश्य था, यशपाल समिति का,
ठीक है, इतना याद हो गया। अब प्रोसेस आपको याद करने का वही अपनाना है, एक दिन में 5। आज तो आप सारे देखेंगे एक बार में, लेकिन फिर क्या करना है, 5 आपको शुरुआती 5 बिल्कुल पक्के याद कर लेने हैं, और कल फिर जब आप अगले 5 याद करने बैठे तो पिछले 5 का रिवीजन आपको करना है। ठीक है, और टोटल ये 25 है, आपको 5 दिन में आराम से याद हो जाएंगे। अभी समय आपके पास 10 से 12 दिन का है, तो 5 दिन में तो आपके आराम से याद हो जाएंगे सभी के सभी। सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई सन 2001 में। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की जाती है, सन 2001 में। इनको आपको रिवीजन करने में मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, इतने से तो है। ठीक है, आगे बात करें नंबर 23, 86वां संविधान संशोधन, बहुत महत्वपूर्ण है 86वां संविधान संशोधन। तो ये कब हुआ, ये हुआ दोस्तों 2002 में। ठीक है, 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया। क्या इसमें महत्वपूर्ण था, क्यों ये इतना ज़्यादा चर्चा में रहा, वो इसलिए क्योंकि इसके अनुसार ना क्या हुआ कि इसके अनुसार अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया। ठीक है, 21A अनुच्छेद जोड़ा गया संविधान में। क्या था इस 21A में, ठीक है, इस अनुच्छेद में क्या था 21A में, इसमें ये था कि जो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे हैं उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाए। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को, यहाँ मैं ऐसे कर देती हूँ, ठीक है, ऐसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या मिले, निःशुल्क और अनिवार्य। ठीक है, अनिवार्य शिक्षा देना ही इसका उद्देश्य था 21A को जोड़ने का। क्लियर हो गया आपको क्यों जोड़ा गया, क्यों इतना महत्वपूर्ण है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट आ जाता है नंबर 24, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना पूछा जाता है। ठीक है, उद्देश्य पूछा जाता है और किस वर्ष गठन हुआ ये भी पूछा जाता है। तो आइए पहले बात कर लेते हैं गठन की। इसकी स्थापना होती है सन 2004 में। किसकी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। अब आपको एक चीज यहाँ पर पता चल रही है इसके नाम से कि बालिका विद्यालय है। ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय यानी बालिकाओं से ही संबंधित इसमें कुछ होगा। तो क्या होगा, इसमें कहा गया था आवासीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करवाना। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय की या स्कूल की स्थापना करवाना इसका उद्देश्य था। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का 2004 में आई, और उद्देश्य क्या था कि बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय ज़्यादा से ज़्यादा खोले जाएं जिनमें आवास की भी सुविधा हो। तो ये इसका आपको उद्देश्य पता चल गया। अब लास्ट वन क्या बच जाता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा, इसकी शुरुआत हुई 2005 में, इसकी शुरुआत की गई 2005 में। ठीक है, अब आपको आई होप सभी के सभी बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है आपको आज की क्लास कितनी हेल्पफुल लगी। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार फटाफट से एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। बेसिक शिक्षा वृद्धा शिक्षा योजना 1937 में आई, महात्मा गांधी जी इसके अध्यक्ष रहे। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत 1967 से 68 में की गई। मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील की शुरुआत की गई थी 15 अगस्त 1995 में। कोठारी आयोग 1964 में स्थापना की गई, लेकिन रिपोर्ट इसने प्रस्तुत की गई 1966 में। कौन थे अध्यक्ष, प्रोफेसर डी.एस. कोठारी। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शुरुआत हुई 1986 में, और इसकी समीक्षा की फिर दो समितियों ने, कौन कौन सी, राममूर्ति और जनार्दन रेड्डी समिति। राममूर्ति समिति की स्थापना 1990 में, जनार्दन रेड्डी की स्थापना हुई थी 1992 में। इसके अध्यक्ष थे राममूर्ति समीक्षा समिति के राममूर्ति, इन्हीं के नाम पर इसका नाम है, इसका जनार्दन रेड्डी। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में आई। क्या बात की गई कि +2 इसमें ऐड कर लिया जाए। यशपाल समिति के अध्यक्ष थे यशपाल जी, 1992 में आई, और बस्ते का बोझ कम करना इसका उद्देश्य था। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में इसकी शुरुआत की गई।
86वां संविधान संशोधन, अभी मैंने आपको बताया सन 2002 में आई। क्या महत्वपूर्ण था इसमें? अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया, यही बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कर दिया लागू। और 24वां क्या है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 में आई। उद्देश्य था आवासीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करवाना। और लास्ट वन है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा की शुरुआत 2005 में की गई। ऑलराइट गाइस, सो आई होप आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच गाइस। आपने अगर अभी तक क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए। आपसे फिर से मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।